मियोसिस 2 सिमिलर होती है एनाफेज 2 से। एनाफेज 2 में तो सेंट्रोमियर मतलब ये जो है ये स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। बिल्कुल किस तरीके से, ये चार्ट बच्चा कंसेप्चुअल है, पहले हम ये सीख लेंगे और इसके बेस पे हमारे सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप? आज हमारा डे 3 ऑफ बायोलॉजी न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए थे और उसके अगले दिन हमने प्लांट फिजियोलॉजी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए थे। हमने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं हमने सारे प्रैक्टिस कर लिए। और आज की क्लास में हमारा अगला चैप्टर दैट इज सेल साइकिल। और आज की क्लास में सेल साइकिल चैप्टर, जो कि छोटा चैप्टर है लेकिन कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसके बेस पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं आज की क्लास में हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास में प्रैक्टिस करने से पहले हम सीख लेते हैं एक चार्ट। ये चार्ट बच्चा कंसेप्चुअल है, पहले हम ये सीख लेंगे और इसके बेस पे हमारे सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट चार्ट के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं एक हमारी डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल है, वहां पे 46 पिकोग्राम डीएनए है, 46 क्रोमोसोम है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम में। ये हमने जीवन स्टेज की बात की। जीवन के बाद अगली स्टेज होती है एस फेज। अब एस फेज में हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर पहले 46 पिकोग्राम था, अब कितना डीएनए होगा, 92 पिकोग्राम। ठीक है, हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम प्रेजेंट थे ना। अब जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसकी वजह से इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड बन जाती, इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन देख सकते हो यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 2 ही क्रोमोसोम है। इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम, 46 क्रोमोसोम नंबर। आगे हमारा है G2 फेज। G2 फेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, ना ही हमारे डीएनए कंटेंट में, ना ही क्रोमोसोम नंबर में। इसी तरीके से हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। समझ गए? अब आगे हमारी माइटोसिस साइकिल। अगर माइटोसिस साइकिल की मैं बात करूं तो माइटोसिस में क्या होगा, हमारे आधा डीएनए इधर चले जाएंगे, आधा डीएनए इसमें। हमारी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। वो 2 सेल में डिवाइड कैसे होगी कि यहाँ पे अगर 92 पिकोग्राम डीएनए है तो आधा डीएनए चला जाएगा इस सेल में और आधा डीएनए चला जाएगा इस सेल में। मतलब डॉटर सेल्स में 46 पिकोग्राम डीएनए होगा। क्रोमोसोम का क्या होगा, चलो देख लेते हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे हमारे माइटोसिस में कौन सी डिवीजन होती है, एनाफेज। एनाफेज में इस तरीके से क्रोमोसोम हमारे सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट कर जाते हैं। तो ये हमारा क्रोमोसोम है, तो इसमें हमारे इस तरीके से सेपरेट कर जाएंगे, एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड उधर। तो ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ। दूसरे क्रोमोसोम में भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। एक आ जाएगा इस तरफ और दूसरा आ जाएगा इस तरफ। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे भी 2 ही क्रोमोसोम थे और हमारी सेल में भी 2 क्रोमोसोम थे। मतलब हमारा डीएनए कंटेंट हाफ हुआ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है हमारी माइटोसिस की डॉटर सेल में अगर हम पेरेंट सेल से कंपेयर करें। तो ये थी बच्चा माइटोटिक डिवीजन, जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। समझ गए पूरे चार्ट से? अब आगे अपने अगली साइकिल पे चलते हैं, अपनी अगली डिवीजन जो कि है मियोसिस। ठीक है, चलो मियोसिस शुरू करते हैं। हमने फिर से डिप्लॉयड सेल में तो मियोसिस होती है। हमने कहा 46 पिकोग्राम डीएनए है और 46 क्रोमोसोम है। ओके, अब हमने यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम बना दी। ओके, चलो बना देते हैं। 46 ये हमारे क्रोमोसोम है और हमारे ये क्रोमोसोम है। समझ गए?
अब एस फेज में क्या होगा, एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो हमारा डीएनए कंटेंट हो जाएगा डबल, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे क्रोमोसोम क्या बना लेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी तो 4 ही क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम। अगर G2 की मैं बात करूं तो G2 में कोई चेंज नहीं आता, ना ही हमारे डीएनए कंटेंट में चेंज आता है और ना ही क्रोमोसोम नंबर में। इसी तरीके से हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ओके, येलो बना दिया हमने। अब आगे बात करते हैं, अब होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 में एनाफेज 1 होती है। एनाफेज में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्या सेपरेट होते हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ये होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये सेपरेट हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल में। इसका मतलब है एक क्रोमोसोम जाएगा इस सेल के अंदर, दूसरा क्रोमोसोम जाएगा इस सेल के अंदर। ये लो, एक क्रोमोसोम यहाँ पे और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। दूसरे पेयर की बात करें, एक इस सेल में, दूसरा इस सेल में, यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ गए। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारी जो डॉटर सेल्स है हमारी M1 की, वहां पे 2-2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम, यहाँ 2 क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, मतलब तुम देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ हो गया। क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ हो गया। अगर यहाँ पे 46 थे तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। अब डीएनए कंटेंट भी तो 2 सेल्स में बट गया, वो भी तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 46 यहाँ पे 92 पिकोग्राम था, तो यहाँ पे 46 पिकोग्राम और यहाँ पर भी 46 पिकोग्राम, समझ गए। अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। मियोसिस 2 में क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तुम देखो मियोसिस 2 सिमिलर होती है एनाफेज 2 से। एनाफेज 2 में तो सेंट्रोमियर, मतलब ये जो है ये स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, बिल्कुल किस तरीके से, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो एक क्रोमैटिड यहाँ चला गया, दूसरा हमारा यहाँ चला, ठीक है। आगे हम येलो वाले क्रोमोसोम की बात करते हैं। एक क्रोमैटिड इस सेल में चला गया, दूसरा क्रोमैटिड इस सेल में चला गया। अब मियोसिस 1 का प्रोडक्ट और मियोसिस 2 के प्रोडक्ट को कंपेयर करो। यहाँ पे तुम देखो 2 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी तो 2 ही क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। अगर मैं डीएनए कंटेंट की बात करूं, यहाँ पे 46 पिकोग्राम है, तो यहाँ पे 23 पिकोग्राम और यहाँ पर भी 23 पिकोग्राम। ये है पूरा मियोसिस। अगर तुम कंपेयर करो पेरेंट सेल को डॉटर सेल से, तो तुम देख सकते हो 46 पिकोग्राम, 46 क्रोमोसोम नंबर। डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम, 23 पिकोग्राम डीएनए, मतलब हमारा डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। और इसी की वजह से मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, समझ गए। यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल चीजें बता रही, ठीक है। जब एडिशनल चीजें मैं बताती हूँ कि कुछ टर्म्स होते हैं जहां पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, टर्म्स आती हैं जैसे कि टेट्राड, चलो मैं बताती हूँ हम, जैसे कि बाइवेलेंट, जैसे कि टेट्राड, ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम, और क्रोमैटिड, ये हमारे पास कुछ टर्म्स आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो हमारे एस फेज के बाद हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इस फेज में इस क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है। कितने क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड,
ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी मैं बात करूं तो ये भी हमारा एक क्रोमोसोम ही है जिसके पास सिंगल क्रोमैटिड, समझ गए? ये भी हमारा एक क्रोमोसोम है, ये भी हमारा एक क्रोमोसोम है। अगर इस क्रोमोसोम की बात करूं, इस क्रोमोसोम में हमारे पास 2 क्रोमैटिड है, इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिड, ठीक है, इस तरीके से। तो आप काउंट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड की। बाइवेलेंट की फॉर्मेशन होती है जाइगोटीन स्टेज में। कौन से स्टेज में? जाइगोटीन में। अब जाइगोटीन हमारी प्रोफेज 1 में देखी जाती है, जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में, अगर ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड कंडीशन में, तो इस पेयर्ड क्रोमोसोम को बाइवेलेंट बोला जाता है। इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट। मतलब एक बाइवेलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए? बहुत आसान था। अब जो टेट्राड टर्म दी गई, टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है हमारी नेक्स्ट स्टेज में, जिसे पेकाइटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेकाइटीन कहते हैं। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुमने क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बात की, हमारे टेट्राड में हम बात करते हैं क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में। इसको क्लियरली अगर हम देखें तो इस तरीके से, जब 2 क्रोमोसोम पेयर्ड हैं तो कितने तुम्हारे क्रोमैटिड होंगे? काउंट करो, कितने क्रोमैटिड होंगे? 1 2 3 4। इसका मतलब है एक टेट्राड में कितने क्रोमैटिड होते हैं? 4 क्रोमैटिड। इसलिए उसे क्या बोला जाता है? टेट्राड। समझ गए? अब इन टर्म्स का यूज होता है तुम्हारे क्वेश्चंस में और पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, कितने टेट्राड, कितने बाइवेलेंट, कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमैटिड, ऐसे तुम्हारे लिए क्वेश्चंस है। तो चलो अब सीख लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो अपने पहले क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है यू हैव स्टडीड माइटोसिस। हमने माइटोसिस पढ़ लिए। अनियन रूट टिप सेल में वहां पे 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इन ईच सेल। अब रूट टिप हमारे अनियन में एक डिप्लॉयड सेल है। इसका मतलब तुम्हें ये समझ आ गया 2n कितना हो गया? 16 हो गया। समझ गए? आगे हमसे पूछा गया है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट आफ्टर एस फेज। एस फेज के बाद कितने क्रोमोसोम्स होंगे और कितना डीएनए कंटेंट होगा आफ्टर G2 फेज। ठीक है? इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C, मतलब हमारा जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट वो क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। समझ गए? अब तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन। अब तुम्हें पता है एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा? क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है? डबल। 2C है तो क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। एस फेज के बाद हम जाएंगे G2 फेज में। क्या G2 फेज में कोई इफेक्ट होगा? नहीं। अगर 16 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 16 क्रोमोसोम ही होंगे। यहाँ पे 4C डीएनए कंटेंट है तो यहाँ पर भी 4C डीएनए कंटेंट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन आ जाएगा 3, 16 क्रोमोसोम एंड 4C डीएनए कंटेंट। समझ गए? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। इसका मतलब है एक साइकिल आपको दे दिया, एक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है? 35 मिनट्स। ठीक है? मतलब मैं लिख देती हूँ 35 मिनट्स में एक साइकिल पूरी हो रही है। ठीक है? इफ अ कल्चर कंटेन इतनी इनिशियल सेल्स एंड ग्रोन फॉर 135 मिनट्स, तो हमसे पूछा गया है सेल कंसेंट्रेशन क्या होगी आफ्टर 175 मिनट्स। बहुत आसान है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तुम देखो, अगर 35 मिनट्स की एक साइकिल है तो 1 मिनट में कितनी साइकिल पूरी होंगी? 1 डिवाइडेड बाई 35। यूनिटरी मेथड 10th में तुम करके आए हो। अब हमसे पूछा गया है 175 मिनट्स में कितनी साइकिल होती हैं?
तो आप डिवाइड कर दोगे 175 को 35 से। बहुत आसान है ना। चलो अब 5 को यहाँ पे 7 और 5 3 और 35, तो आगे हम करेंगे 15। तो हमारी साइकिल्स हमें काउंट करनी थी, साइकिल्स कितनी आ गई हमारी 5 साइकिल। 5 साइकिल पता चल गया, मतलब आधा क्वेश्चन हो गया। तुम्हें सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, उस एक फॉर्मूला से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट 2 की पावर n, जिसमें एन टी क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम t, और एन नॉट होता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स। एन होता है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तो तुमसे एन टी पूछा गया है कि 175 पे कितने तुम्हारे सेल्स होंगे। एन नॉट हमें दे रखा है 10 की पावर 5 और 2 एन क्या आ जाएगा अपना 5। चलो अब निकालते। एन नॉट क्या दे रखा है 10 की पावर 5, 2 की पावर n, हमारी टोटल साइकिल कितनी हो गई 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 32 इंटू 10 की पावर 5। ऑप्शन आ गया ना। अब देखो आंसर क्या होगा अपना, आंसर होगा सी। कितना आसान था। मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इतना अच्छा है, बायोलॉजी में बहुत जगह काम आता है। हमने देखा था हमारे मीजल्स इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला काम आ रहा था, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एल्यूरोन सेल ऑफ प्लांट। एल्यूरोन सेल के बारे में पूछा गया है। एल्यूरोन तो हमारे वो सेल्स होते हैं जो हमारे एंडोस्पर्म की आउटर लेयर हो। इसका मतलब है अगर मैं एंडोस्पर्म की बात करूं तो एंडोस्पर्म क्या होती है 3n होती है ना, ट्रिप्लॉइड होती है। चलो ठीक है, हमसे पूछा गया है ऐसे प्लांट में जहां पे 46 क्रोमोसोम है रूट टिप सेल, मतलब रूट टिप सेल, तुम्हारी रूट टिप सेल, रूट सेल तो हमारी डिप्लॉइड होती है। अगर डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम्स है, अगर डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब n तुम्हारा क्या हो गया 23 ना, n 23 हो गया। हमें निकालना क्या है एंडोस्पर्म, मतलब एलिरोन में कितनी सेल्स होंगी। तो एलिरोन में तुम निकालोगे तो क्या करोगे 3 इंटू n, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 23, आंसर क्या आ जाएगा 69। हमारे कितने क्रोमोसोम होंगे 69। ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी 10 मिनट्स। एक बैक्टीरियल सेल है जो 10 मिनट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब एक साइकिल कितने की हो गई 10 मिनट्स की हो गई। ओके, इफ अ सैंपल कंटेनिंग दिस मेनी सेल पर ml आफ्टर 30 मिनट्स, ये दे रखे 30 मिनट्स में हमारे इतनी सेल्स हैं, व्हाट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब है एक साइकिल 10 मिनट्स की है, तो 30 मिनट्स में कितनी साइकिल होंगी 30 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, 30 मिनट्स में होंगी 3 साइकिल, मतलब n हमारा 3 निकल आया। ठीक है, आगे हमें NT दे रखा है, ध्यान से देखो, इतनी सेल्स आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब NT क्या हो गया 16 इंटू 10 की पावर 5। n क्या हो गया हमारे पास 3। हमसे इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब n नॉट पूछा है, तो n नॉट तो निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है NT इक्वल्स टू n नॉट इंटू 2 की पावर n। तो n नॉट हमें दे रखा है, तो NT डिवाइडेड बाई 2 की पावर n कर देंगे। NT है 16 इंटू 10 की पावर 5, 2 की पावर n कर दो, n नॉट 16 इंटू 10 की पावर 5
2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो इसको काट दोगे तो आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 10 की पावर 5। आंसर क्या आ गया आपका? 2 इंटू 10 की पावर 5। ये लो, ऑप्शन आ गया तुम्हारा डी। डी ऑप्शन आ गया। और कितना आसान, कितना बढ़िया आसान सा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम, अगर 20 क्रोमोसोम्स हैं और 10 पीजी डीएनए है जीवन फेज। अब जीवन फेज में आपको दे दिया गया है कि 20 क्रोमोसोम है और 10 पीजी डीएनए है of a diploid cell, then the amount of DNA and the number of chromosome respectively in the product of meiosis 1। meiosis 1 में पूछा है तो हमारा वही चार्ट काम आएगा और हम बना के देख लेंगे। G1, S, G2 और M1। चलो अब बना के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर है 20, डीएनए कंटेंट है 10 पिकोग्राम। वही तरीका अब एस फेज में क्या होगा? डीएनए कंटेंट तो हमारा डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है। फिर बात करेंगे G2 की। G2 में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा एस में था सेम हो जाएगा। ओके। मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, मतलब हमारा क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ। एक सेल में कितने? 10 क्रोमोसोम जाएंगे। अब अगर डीएनए कंटेंट 20 पिकोग्राम है, डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 10 पीजी। तो यही तो करते आए थे। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होता है और डीएनए कंटेंट भी हाफ होता है। तो मियोसिस 1 के प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, तो ये लो हो गया, ऑप्शन आ गया अपना ए। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। समझ गए? आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस टू फॉर्म 16 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माइटोटिक डिवीजन कितनी होगी, जब माइटोटिक डिवीजन पूछी जाती है तो आपके पास फॉर्मूला है माइटोटिक डिवीजन। जब माइटोटिक डिवीजन पूछे तो आपके पास फॉर्मूला है n-1। ठीक है, चलो देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, ये तुम्हारी एक सेल है, एक डिवीजन हुई, तुम्हारी 2 सेल्स बनी। ठीक है, इन दोनों सेल्स में डिवीजन होंगी, हमारी बनेंगी 4 सेल। ठीक है, इन चारों सेल्स में डिवीजन होंगी। ये लो डिवीजन हो गई। इसका मतलब है 8 सेल बनाने के लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन हुई? एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्स 7 माइटोटिक डिवीजन। यही से हमारा फॉर्मूला है। जब हमें पूछा जाए कितनी हमारी माइटोटिक डिवीजन होंगी तो n-1 कर दोगे। 16 सेल्स के बारे में पूछा है तो n-1, ऑप्शन आएगा 15। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें n-1 फॉर्मूला कब लगाना है और 2 की पावर n कब लगाना है। तो चलो मैं बता देती हूँ। जब आपसे राउंड्स ऑफ साइकिल पूछे, जब आपसे साइकिल्स पूछे तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n। समझ गए? जब आपसे पूछा जाए माइटोटिक डिवीजन, जब आपसे माइटोटिक डिवीजन पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे n-। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो आगे चलते हैं। What will be the number of chromatids in prophase 1 of a cell having 10 bivalent? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाइवेलेंट कम आ गया। बाइवेलेंट से डरना नहीं है। बाइवेलेंट होता क्या है? बाइवेलेंट का मतलब है
हमारे इस तरीके से क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, दो क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में एक बाइवेलेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर बाइवेलेंट की बात करूं तो बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम हैं? बाइवेलेंट में है 2 क्रोमोसोम। और कितने क्रोमैटिड हैं? 1 2 3 4 4 क्रोमैटिड। मतलब एक बाइवेलेंट के पास 4 क्रोमैटिड हैं। हमसे पूछा गया है कितने क्रोमैटिड होंगे जब 10 बाइवेलेंट। अगर 10 बाइवेलेंट हुए तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 10। 4 इंटू 10 कितना आ गया? 40 क्रोमैटिड। तो क्या ऑप्शन हो गया अपना? अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया बी। ऑप्शन बी सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। The total number of meiotic divisions, the total number of meiotic divisions required to produce 800 pollen grain in wheat. कितने number of meiotic divisions की जरूरत है to produce 800 pollen grain? अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हमारे माइटोसिस, मियोसिस, डिवीजन काउंट करने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हीं में इंक्लूड कर लेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि एक पॉलन मदर सेल है, एक पॉलन मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होती है और 4 सेल्स बनती है। 4 माइक्रोस्पोर जो बाद में पॉलन ग्रेन बनाते हैं। मतलब हमारे पास 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। यही तो है 4 पॉलन ग्रेन। मतलब एक मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बन रहे हैं? 400। सॉरी, एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। हमें निकालना है 800 पॉलन ग्रेन में कितनी मियोसिस चाहिए। वही यूनिटरी मेथड लगाना है। 4 पॉलन ग्रेन एक मियोसिस से बन रहे हैं। एक पॉलन ग्रेन कितनी मियोसिस से बनेगा? 1/4 मियोसिस से। हमसे पूछा गया है 800 पॉलन ग्रेन कितनी मियोसिस से बनेंगे? 1/4 इंटू 800। आंसर क्या आ जाएगा? 200 मियोसिस। क्या आंसर आ जाएगा? 200 मियोसिस। ऑप्शन अपना बी बिल्कुल सही हो गया। समझ गए इस तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं। चलो, इफ अ स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन, एक स्पोर है जो मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस हुआ था, हैज 8 क्रोमोसोम एंड 25 पिकोग्राम डीएनए। ध्यान से देखो, स्पोर की बात करी गई है जो मियोसिस से हुआ। अब मियोसिस का प्रोडक्ट तो हैप्लॉइड होता है ना, मतलब स्पोर हमारा क्या है? हैप्लॉइड। उसमें डीएनए कंटेंट क्या है? 8 क्रोमोसोम और 25 पिकोग्राम डीएनए। हैप्लॉइड सेल की बात करिए। आगे पढ़ते हैं। What would be the chromosome number and DNA content in spore mother cell at the end of phase? अब ये बात कर रहे हैं मियोसिस 2 प्रोडक्ट की। हमें किससे कंपेयर करना है? स्पोर मदर सेल, मतलब एक डिप्लॉयड सेल को। तो हमने जो चार्ट बनाया था वही हमें काम आएगा। ठीक है, G1 S, G2 मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में 8 क्रोमोसोम हैं और 25 पिकोग्राम। जब हम पेरेंट सेल को डॉटर सेल से कंपेयर करते थे, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर दोनों हाफ होते थे ना। इसका मतलब पेरेंट सेल में जीवन में कब क्या होगा? 16 क्रोमोसोम होंगे और 50 पिकोग्राम डीएनए। यही तो था, यही तो हम सीख कर आए हैं। आगे देखो, अब एस फेज में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है, पर डीएनए कंटेंट हमारा हो जाएगा डबल। ठीक है,
G2 की बात करते हैं, G2 में तो कोई चेंज ही नहीं आता, 16 क्रोमोसोम और 100 पिकोग्राम डीएनए। M1 की बात करते हैं, M1 में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ और हमारा डीएनए कंटेंट भी हाफ। मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है पर डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यही तो था हमारा। अब यहाँ पे हमें मैच करना है एट द एंड ऑफ एस फेज। एट द एंड ऑफ एस फेज में क्रोमोसोम नंबर क्या है, 16 और डीएनए कंटेंट है 100 पिकोग्राम। ऑप्शन ए आ गया। कितना आसान, कितना बढ़िया तरीका है, चार्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तो आते हैं। एक डिप्लॉयड सेल है जहां पे मियोसिस हुई एंड फॉर्म्स 5 बाइवेलेंट ड्यूरिंग जाइगोटिक। अब अगर 5 बाइवेलेंट की बात करें, 2 क्रोमोसोम इस तरीके से पेयर्ड होते हैं, ठीक है, तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ बाइवेलेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ टेट्राड होता है, नंबर ऑफ टेट्राड, ठीक है। नंबर ऑफ बाइवेलेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टेट्राड। ऑल्सो नंबर ऑफ बाइवेलेंट, नंबर ऑफ टेट्राड होते कितने हैं, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर, जितने नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर प्रेजेंट। मतलब अगर तुम्हारी 2n सेल में 10 क्रोमोसोम है तो होमोलोगस पेयर कितने होंगे, 5, और 5 होमोलोगस पेयर, 5 ही बाइवेलेंट, 5 ही टेट्रा। ये फॉर्मूला होता है और बहुत जगह हमें काम आता है, यहां भी आएगा, देख लेंगे कैसे। तुम देखो, अगर 5 बाइवेलेंट है, 5 बाइवेलेंट है तो मतलब हमारी जो सेल थी वो डिप्लॉयड सेल थी। द सेल हैज डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल, तभी तो उसके अंदर मियोसिस हुई। मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती, ठीक है। मतलब वहां पे कितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, 5 पेयर। अगर 10 बाइवेलेंट है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, अगर 5 बाइवेलेंट है तो जितने बाइवेलेंट उतने ही होमोलोगस पेयर, तो 5 ही होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, और जितने बाइवेलेंट उतने ही नंबर ऑफ टेट्राड। अगर 5 बाइवेलेंट है तो 5 टेट्राड होने चाहिए। ए और ये स्टेटमेंट तो सही थी, सी स्टेटमेंट क्या है हमारी, एक मिनट रुको, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही थी, थर्ड अपनी गलत। देन नंबर ऑफ यूनिवेलेंट, यूनिवेलेंट हम सिंगल क्रोमोसोम, बाइवेलेंट मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम। अगर सिंगल क्रोमोसोम की बात करें तो होमोलोगस पेयर कितने हैं, 5, तो टोटल होमोलोगस क्रोमोसोम कितने होंगे, 10। तो हमारे कितने होने चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम, 10। अगर पेयर 10 हैं तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, सॉरी, अगर पेयर तुम्हारे पास 5 है तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 10 होंगे, यही तो लिखा है। यूनिवेलेंट कितना हो गया, 10। अब इसको एक बारी समराइज कर देते हैं। हमें दे रखा है 5 बाइवेलेंट, 5 बाइवेलेंट मतलब 5 टेट्राड, इसका मतलब 5 होमोलोगस पेयर। अब होमोलोगस 5 है तो मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, टोटल क्रोमोसोम होंगे हमारे 10, टोटल क्रोमोसोम होंगे हमारे 10। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, मतलब 1 2 4 हमारा सही है, ओनली 3 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी meiotic divisions are required to form 400 pollen grains from 100 pollen mother cell। बहुत आसान है। अगर बात करें 4 pollen grain के लिए
एक मियोसिस लगती है ना, मतलब एक 4 पॉलन ग्रेन के लिए एक मियोसिस होती है, तो 400 पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए कितनी मियोसिस होगी? 100 मियोसिस हो जाएगी बच्चा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन अपना बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सेल बी, एक सेल है बी, अ मियोटिक प्रोडक्ट ऑफ सेल ए, मतलब सेल बी है वो हमारा हैप्लॉइड है, और जो सेल ए है वो हमारा डिप्लॉइड है। तो ये तो n हो गया, ये हो गया 2n। आगे देखो, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली इन सेल ए एंड G2 फेज। मतलब तुम्हें हैप्लॉइड सेल दे रखा है और तुम्हें डिप्लॉइड सेल का बताना, ठीक है। चलो बहुत आसान है। हैप्लॉइड सेल मतलब मियोसिस 2 का प्रोडक्ट कितना है? 16 क्रोमोसोम और 30 pgDNA, यही तो था। अब तुम्हें इसको कंपेयर करना है हमारे पेरेंट सेल से। अब ये क्या हो जाता है? डबल। अगर 16 क्रोमोसोम है तो पेरेंट सेल में तो डिप्लॉइड 32 होंगे ना, वहां पे 30 pgDNA, तो यहाँ पे क्या होगा? 60 pg। अब G1 तुम्हें पता है, अब तुम S, G2 और M1 निकाल ही सकते हो। अगर 32 pgDNA है तो जब रेप्लिकेशन होगी डीएनए कंटेंट, सॉरी रुको, 32 क्रोमोसोम है, तो जब रेप्लिकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर तो हमारा सेम रहता है, पर डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट हमारा हो जाएगा 120 पिकोग्राम। अब G2 में तो कोई चेंज नहीं आता, 32 क्रोमोसोम है तो 32 ही रहेगा और हमारा 120 पिकोग्राम। M1 में दोनों हाफ हो जाते, क्रोमोसोम नंबर भी और डीएनए कंटेंट भी। क्रोमोसोम नंबर 16 और डीएनए कंटेंट हमारा 60 पिकोग्राम। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है पर डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम, डीएनए कंटेंट हो जाता है हाफ। समझ गए? अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। हमसे G2 के बारे में पूछा गया ऑफ सेल ए, तो G2 की हम बात करें तो 32 क्रोमोसोम और 120 पिकोग्राम डीएनए। ऑप्शन अपना सी हो गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हम चार्ट बना के देख ले ताकि जल्दबाजी में नंबर ना कटवा के, आता कंसेप्ट कभी गलत नहीं करके आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड कैन फॉर्म आफ्टर 20 मियोसिस। मतलब एक बाइसेक्सुअल प्लांट में टोटल 20 मियोसिस हो रही, ठीक है। अगर सारे के सारे गैमीट फर्टिलाइज कर जाते बाइसेक्सुअल प्लांट। तुम देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर है आसान। तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक पोलन मदर सेल में एक मियोसिस होती है, उससे 4 पॉलन ग्रेन बनते, ठीक है। मतलब 4 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए सिर्फ एक मियोसिस की जरूरत है। जबकि अगर मैं बात करूं हमारी एग सेल बनाने के लिए, एग सेल बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होगी, उससे बनती है 4 मेगास्पोर, लेकिन उन 4 मेगास्पोर में से 3 तो हमारी डीजेनरेट हो जाती है, ओनली 1 इज फंक्शनल, सिर्फ एक ही है जो फंक्शनल रहती है और आगे एक गैमीट बनाएगी। इसका मतलब है एक एग बनाने के लिए हमें कितने मियोसिस की जरूरत है? मतलब 4 एग बनाने तो हमें 4 मियोसिस की जरूरत। ये हमारा कंसेप्ट है। 4 पॉलन ग्रेन के लिए एक मियोसिस और 4 एग के लिए 4 मियोसिस, ये हम कंसेप्ट सीख ली। अब इसको हमें इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तुम्हें ध्यान देना है
कि हमें टोटल मियोसिस कितनी कर सकते हैं 20 और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स निकालना है। चलो मैं मान लेती हूँ 20 मियोसिस में से 10 मियोसिस काम आई मेल हमारा पॉलन ग्रेन बनाने के लिए और ये एग, और 10 मियोसिस काम आई एग बनाने के लिए। अगर 10 मियोसिस हुई पॉलन ग्रेन बनाने के लिए तो कितने बन जाएंगे 400। अगर 10 मियोसिस यूज हुई मेगास्पोर बनाने के लिए तो कितने बनेंगे 10 मेगास्पोर बनेंगे ना। लेकिन 10 मेगास्पोर सिर्फ 10 ही पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज हो पाएंगे, मतलब कितने सीड बन सकते हैं सिर्फ 10। मिनिमम पे हमें ध्यान देना है। ओके चलो इसको बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 6 हमारे 4 मियोसिस काम आई पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, ठीक है, और बची कितनी 16 मियोसिस, 20 में से 16 काम आई मेगास्पोर बनाने के लिए। इसका मतलब 4 मियोसिस कितने पॉलन ग्रेन बनाएंगी 16 पॉलन ग्रेन। अरे वाह। और अगर 16 मियोसिस कितने मेगास्पोर बनाएंगी 16 मेगास्पोर। इसका मतलब है यहाँ पे 16 मेगास्पोर से 16 एग 16 मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो गए 16 सीड बना देंगे। मतलब सीड नंबर देखो पहले 10 था अब 16 है, मैक्सिमम बताना ना। देख लेते क्या आगे कुछ पॉसिबल है। मैं मान लेती हूँ तुम्हें 2 मियोसिस काम आई पॉलन ग्रेन के लिए और हमारी 18 मियोसिस काम आई एग बनाने के लिए। अब इस केस में सिर्फ 8 पॉलन ग्रेन बनेंगे और 18 एग बनेंगे। इसका मतलब है 8 पॉलन ग्रेन ही 8 एग को कर पाएंगे ना फर्टिलाइज। तो यहाँ पे कितने सीड्स बनेंगे 8 सीड्स बनेंगे। तो हमें तो मैक्सिमम बताना था ना, मैक्सिमम सीड कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं 16 प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऑप्शन अपना 16 होगा। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन था पर बहुत एक्सरसाइज वाला अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगर एक सेल है जहां पे 6 टेट्राड है, अगर 6 टेट्राड है मियोसिस में, हमसे पूछा गया है कितने क्रोमैटिड होंगे इन एनाफेज 2। ध्यान देना है एनाफेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके चलो देख लेते हैं। हमने कहा टेट्राड की बात करते, कितने टेट्राड हैं 6 टेट्राड है ना। तो होमोलोगस पेयर भी कितने होंगे 6 होंगे। टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, टोटल क्रोमोसोम होंगे हमारे 12। इसका मतलब है हमारे सेल में 12 क्रोमोसोम है। अगर तुम्हारे 12 क्रोमोसोम है वहां पे मियोसिस 1 होती है। तो 12 क्रोमोसोम में 6 तो हमारे इस सेल में चले जाएंगे, 6 इसमें, तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम चले गए और यहाँ पे भी 6 क्रोमोसोम चले गए। अब ये 6 क्रोमोसोम में आगे क्या होगी मियोसिस 2, आगे क्या होगी मियोसिस 2 होगी। अब मियोसिस 2 में कितने क्रोमैटिड होंगे, एक सेल की बात कर रखी है इन ईच सेल। इस सेल के बारे में बात करो 16 क्रोमोसोम है ना, 16 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड होते हैं, 6 क्रोमोसोम के पास कितने होंगे 6 इंटू 2 12 क्रोमैटिड। कितने होंगे 12 क्रोमैटिड होंगे। तो ऑप्शन अपना बी आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत थी, प्रोफेज 1 को एनाफेज 2 से कंपेयर किया था। तो पहले तो हमने देखा मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या होगा। हमने देखा अगर 12 क्रोमोसोम पेरेंट में थे तो 6 क्रोमोसोम मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में होंगे। ये जो 6 क्रोमोसोम वाली सेल है उसमें मियोसिस 2 होगी। अब मियोसिस 2 होगी, 6 क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, 6 में कितने 12। ऑप्शन अपना क्या आ गया 12 आ गया। ऑप्शन अपना आ गया 12।
लो बच्चा लोग, ये थे हमारे सेल साइकिल के क्वेश्चन। बहुत डाइवर्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ये सारे पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस थे और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई। सेल चैप्टर रिवाइज, सेल साइकिल चैप्टर रिवाइज भी हो गया और हमने क्वेश्चंस भी करके देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी मेरी वीडियो, और बताओ और आइडियाज दो मुझे, और आइडियाज दो और कैसी वीडियोस आप चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।